Successful fertilization in sea urchin demands specific interaction between the protein and receptor of a sperm and egg. In the view of above, which one of the following combination is correct? आपको बताना है कि जो सी आर्चिन में फर्टिलाइजेशन होता है, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट होगा? फर्स्ट देखिए, बिंड कौन सी चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है, आपको यही यहाँ पे पूछा गया है। बिंडिन इन द एक्रोजोम, बिंडिन जो है एक्रोजोम में रहेगा और बिंडिन रिसेप्टर जो है एग के व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन में रहेगा। क्या ये लोकेशन सही है? और क्या ऐसे लोकेशन पे अगर बिंडिन एंड रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? आंसर इज यस, होगा। ठीक है, बिंडिन एक्रोजोमल में रहता है एंड जो बिंडिन का रिसेप्टर होता है जिसका नाम है EBR1, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? वो रहता है एग के व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन में। ठीक है ये ट्रू हो गया। सेकेंड देखिए, बिंडिन इन द एग मेम्ब्रेन एंड बिंडिन रिसेप्टर इन द एक्रोसोम, पूरा उल्टा। रिसेक्ट ऑन एग जेली एंड बिंडिन ऑन दिस स्पर्म मेम्ब्रेन, नो, ये भी गलत। प्रोटियोजोम ऑन, अच्छा प्रोटियोजोम का तो कोई कहानी ही नहीं आता, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया फर्स्ट। सी में क्या बोला है? रिसेक्ट ऑन एग जेली, ठीक है, रिसेक्ट एग जेली में होता है। बिंडिंग ऑन दी स्पर्म मेम्ब्रेन, बिंडिंग स्पर्म के मेम्ब्रेन में नहीं होता है, बिंडिंग जो होता है दैट इज एक्रोसोमल में होता है। ठीक है, तो ये हो गया गलत, हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। वैसे भी आपसे पूछा था सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन की बात, जिसमें कि आपको फोकस करना था एग एंड स्पर्म पे। अगला क्वेश्चन जी, बता तो दिया, नया बैच जून से शुरू होगा, जून 2021। ओल्ड टाइम। Okay, so this is the leaderboard. So the question is, in chick, development of wing feather, thigh feather and claws depend upon the epithelial specificity conferred by the induction from the mesenchymal component from the different source of dermis. This may be an attribute to. ये किस चीज को बता रहा है, लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ जितने भी बातें बोली गई हैं इसका आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंट ये था, दैट इज रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। इसमें क्या देखा गया? इसमें ये देखा गया कि जो एपिडर्मल पोर्शन था वो विंग्स का लिया गया हर बार, और जो सोर्स ऑफ डर्मिस मेसेनकाइम था वो क्या था? एक बार विंग लिया गया, एक बार थाई, एक बार फुट। तो विंग का जो मेसेनकाइम था, जब उसको विंग के एपिथेलियल से मिक्स किया तो विंग सी बना। जब थाई का मेसेनकाइम लिया और विंग के एपिडर्मल पोर्शन से मिक्स किया तो भी जो है थाई ही बना। एंड जब फुट का मेसेनकाइम लिया और एपिडर्मल के पोर्शन से, दैट इज एक्टोडर्म से इसको दैट इज एक साथ ज्वाइन किया तो वो क्या बना? क्लॉज ही बना। मतलब कि ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि जो सोर्स ऑफ मेसेनकाइम है वो क्या है।
ठीक है। एपिडर्मल के सोर्स के अकॉर्डिंग ये नहीं डेवलप हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है कि मेसेनकाइम किस सोर्स से आया है उसके अकॉर्डिंग जो है ये डेवलप हो रहा है। यानी ये एक रीजन से बिलोंग कर रहा है और उस रीजन के स्पेसिफिसिटी में रहकर वो मेसेनकाइम जो है एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रहा है ताकि वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाए जो जो इंफॉर्मेशन इसके पास है। तो इसे हम कहते हैं रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। तो ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था दैट इज चिक में किया गया था। और देखिए एज इट इज एक्सपेरिमेंट को लाके यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, तो जो हमने कहानी देखी थी दैट इज थाई की, फेदर की और विंग्स की, यही कहानी यहाँ पे पूछी गई है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको एट्रीब्यूट दे रहा है, तो ये दे रहा है दैट इज द रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। जी सभी को हेलो। गूगल पे आप जाएंगे वहीं पे मिल जाएगा क्वेश्चन। यस यू कैन शुभेंदु। न्यू बैचेस हम शुरू कर रहे हैं जून से, यू कैन ज्वाइन इन जून बैच। अच्छा दीपिका जी, मतलब उतनी देर से आप ये सोच के मेरे को जो है बहलाने की बात, बहलाने फुसलाने की कोशिश करिए, मैं सब समझ रही हूँ बेटा, ठीक है। मैं आप ही की एजुकेटर हूँ, मुझे सब पता है। बच्चे इतने चालाक हो गए ना मेरे क्लास के। ओके, किसी महान व्यक्ति ने कहा था, अच्छा किसने कहा था? रणछोड़ दास छाछड़ ने कहा था। ओके, चलो बोल लेते हैं। ये नया बैच जून से शुरू होगा। काम करती हूँ मैं, हर एक क्वेश्चन के बाद बोलते चलती हूँ नया बैच कब से शुरू होगा, ठीक है। वैसे तो मैं क्लास के स्टार्टिंग से ही बोलती जा रही हूँ। ओके, दिस इज द लीडर बोर्ड। क्वेश्चन है एल्वियोलर सेल ऑफ द लंग्स अराइजेस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर, किस लेयर से अराइज होता है दैट इज एल्वियोलर, एल्वियोलर सेल जो कि लंग्स में पाया जाता है। तो इसका ओरिजिन क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है दैट इज एंडोडर्म। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एंडोडर्म की बात की गई है। तो ये जो इनर लाइनिंग होती है और लीवर के अंदर की, वो आपके एंडोडर्म के पोर्शन में देखा जाता है। चलो अगला लेते हैं। जी कल भी बताया था। बेटा तुम लोग को एक नंबर के खतरनाक टाइप के स्टूडेंट, ठीक है। इधर की खिचड़ी वहां मिक्स करते हो, उधर की खिचड़ी यहाँ मिक्स करते हो, और उस खिचड़ी का जो शेक बनता है वो हर एक एजुकेटर को पिलाते चलते हो, सब पता है मेरे को। ओके, होल टाइम।
चलो, दिस इज द लीडर बोर्ड. Okay, migration of individual cell from the surface into the embryo interior is termed as. क्या बोला जाता है जब इंडिविजुअल सेल माइग्रेशन करते हैं, दैट इज इंटीरियर बेसिस पे ही, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो बहुत सेम साउंड करता है, जैसे कि यहाँ ग्रेशन, माइग्रेशन, इनग्रेशन. तो जब इंडिविजुअल सेल नीचे के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं अंदर वाले पोर्शन में ही एम्ब्रियो के, तो उसे हम बोलते हैं क्या? इनग्रेशन. ठीक है. ना हम इन्वॉल्यूशन कहते हैं, ना इनवेजिनेशन कहते हैं, ना डीलेमाइनेशन कहते हैं. मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ. ये देखिए, इनवेजिनेशन का मतलब क्या हुआ? अंदर की तरफ इनफोल्ड करना. तो ये जो वर्डिंग्स होती हैं, इसको ध्यान में रखोगे ना आप, तो आराम से चीजों को कर पाओगे. ठीक है. तो इनवेजिनेशन में इनफोल्डिंग होती है एक सेल शीट की इनटू द एम्ब्रियो. इन्वॉल्यूशन में क्या होता है? इन्वॉल्यूशन में इंटर्निंग होती है. एक सेल की शीट जो है बेसल एरिया पे, दैट इज मूव ऑन करता रहता है, शीट की तरह फैलता रहता है, राइट? तो ये हो जाता है क्या? दैट इज इंटर्निंग. इनग्रेशन में क्या होता है? इनग्रेशन में माइग्रेशन होता है. तो इंडिविजुअल सेल उठ उठ कर जो है माइग्रेट करते हैं. अभी तक जो दो केसेस देखा था, उसमें सेल की पूरी शीट जो है मूव कर रही थी, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर. लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल सेल उठकर जो है माइग्रेट करने लगते हैं. डीलेमाइनेशन में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है. इसमें भी सेल की शीट जो होती है, एक सेल की शीट दो शीट में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, राइट? तो इसे हम कहते हैं क्या? डीलेमाइनेशन. एंड एपीबोली में क्या होता है? एपीबोली में भी एक शीट दूसरे शीट के ऊपर जो है आउटर लेयर में, ठीक है, अभी तक हमने सब सारा का सारा मूवमेंट इंटरनल बेसिस पे देखा था. एपीबोली में क्या होता है? एपीबोली में आउटर सरफेस में एक्सपेंशन होने लगता है एक शीट का दूसरे शीट के ऊपर. तो इसे हम कहते हैं क्या? एपीबोली. इज दैट क्लियर, शोविक? समझ में आ गया डिफरेंस? यस. तो ये हमारा आंसर हो गया. हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा था, दैट इज योर माइग्रेशन में क्या होता है? तो माइग्रेशन से रिलेटेड जो हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं दैट इज इनग्रेशन. ठीक है. ओके, चलो अगला क्वेश्चन. इन्वॉल्यूशन एंड एपिबोली इज समवॉट सेम. हाउ इट इज सेम? इन्वॉल्यूशन में अंदर की तरफ सेल मूव कर रहा है, एपिबोली में बाहर की लेयर में मूव कर रहा है, तो दोनों सेम कैसे हो गए? क्या बात है, दो दो अमन है हमारी क्लास में.
ये आफ्टरनून की क्लास 3 बजे शुरू हुई थी। प्लस समन एंड माइनस समन। ओके, श्रीजय, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ओके, कर लिया ये क्वेश्चन सभी ने? ओके, चलो फिर बोल लेते हैं, देखते हैं क्या किया है आपने। ओके, सो दिस इज द लीडर बोर्ड। 5 क्वेश्चन के बाद इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव इंटरेक्शन, ठीक है, पता होना चाहिए क्या होता है इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव इंटरेक्शन। आर टू मेजर मोड ऑफ इंडक्टिव इंटरेक्शन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव में क्या होता है? इंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? इंस्ट्रक्टिव में जो होता है दैट इज इसके पास किसी भी तरीके का फेट गेन भी नहीं होता है, इसको इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, इंस्ट्रक्शन लेगा उसके बाद जो है ये अपना फेट गेन करेगा। लेकिन परमिसिव में क्या होता है? परमिसिव में इसने फेट ऑलरेडी गेन करके रखा है, बस उस फेट को स्टेब्लिश करने के लिए दैट इज एक पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट कंडीशन चाहिए, और ये अपना फेट बदलता भी नहीं है, ठीक है, इस केस में फेट चेंज हो सकता है, इस केस में फेट चेंज हो सकता है, यहाँ पे किसी भी तरीके से नो फेट चेंज, क्योंकि इसने ऑलरेडी फेट गेन करके रखा है, बस इसको एक अप्रोप्रिएट कंडीशन चाहिए जिसमें कि ये खुद को एक्सप्रेस कर सके, तो उसे हम बोलते हैं परमिसिव इंटरेक्शन। और जिसमें कि ना फेट गेन हुआ है, कुछ भी गेन नहीं हुआ है, लेकिन इनिशियल टाइम में उसको अपना काम शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए, उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि द फॉलोइंग कंपेयर सम प्रॉपर्टी ऑफ सेल लाइन एंड कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल, यानी यहाँ पे एक सेल लाइन लिया गया है, इसके अलावा स्टेम सेल लिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है? सेल लाइन में क्या देखने को मिला? These cell line which are stored in liquid nitrogen can be retried for experiment where they behave as per their original fate. तो सेल लाइन को क्या किया गया? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा गया था। अब उसके बाद उसको निकाला गया तो देखा ये गया कि वो बिल्कुल वैसे ही डेवलप हो रहा है जैसा उसका फेट था, यानी जैसा उसका फ्यूचर फिक्स था कि आगे चल के वो क्या बनने वाला है, दैट इज व्हाट कॉल दी फेट। तो जो उसका फेट फिक्स था वो वही जो है बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्ड ब्लड कैन ऑल्सो बी रीट्राइड फ्रॉम द लिक्विड नाइट्रोजन, यानी यहाँ पे बात की जा रही है कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल की। तो स्टेम सेल की अगर हम बात करें तो इसके साथ क्या हुआ? इसको भी लिक्विड नाइट्रोजन से निकाला गया फॉर प्रोक्यूरिंग स्टेम सेल। Unlike cell line, the stem cell can be additionally induced to undergo differentiation into the desired lineages, which are very different from their original self. यानी स्टेम सेल को जो है बीच में किसी टाइप का इंडक्शन का जरूरत पड़ा, और इंडक्शन के बाद इसने अपना एक फंक्शन गेन किया, और वो फंक्शन इसके इनिशियल फंक्शन से काफी ज्यादा डिफरेंट था। तो क्या लग रहा है, कौन यहाँ पे इंस्ट्रक्टिव शो कर रहा है, कौन परमिसिव शो कर रहा है? देखिए,
जो यहाँ पे सेल लाइन था इसका कोई फेट चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज है, बस इसको एक डिजायरेबल कंडीशन मिल गया जिसमें ये खुद को एक्सप्रेस कर पाया, मतलब कि इसको परमिशन मिल गई एक्सप्रेस करने की। लेकिन जो यहाँ पे स्टेम सेल था उसको एडिशनल इंडक्शन चाहिए था, मतलब एडिशनल तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए था, तो हेंस स्टेम सेल इज शोइंग द इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। तो इस केस में क्या है, बोथ सेल लाइन एंड स्टेम सेल शो इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, गलत। सेल लाइन शो इंस्ट्रक्टिव, नो, हमने कहा सेल लाइन परमिसिव शो कर रहा है, गलत। थर्ड देखिए, सेल लाइन शो परमिसिव इंटरेक्शन वेयर स्टेम सेल शो इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, यस दिस इज द एक्यूरेट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने इनके नोट्स रखे हैं कि व्हाट इज इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, व्हाट इज परमिसिव इंटरेक्शन, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं और एक बेसिक आइडिया जो है अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, क्योंकि बिना बेसिक आइडिया के ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है। चलो अगला लेते हैं। ओके, होल्ड टाइम। इज इट फाइन नाउ? यस, भी ठीक है। ओके फाइन फाइन, चलो। So formation of the digits and sculpting the tetrapod limb require death of the specific cell in the limb in a programmed manner. Which one of the following interaction could explain the proper limb formation? कौन सा यहाँ पे जो given that is flow chart है वो कौन सा यहाँ पे proper ढंग से आपको बता रहा है कि जब tetrapod का limb formation होता है तब उसमें कौन सा process को follow किया जाता है? तो जिस process को follow किया जाता है actual में होता है वो first वाला, कि बीएमपी एंड डब्ल्यूएनटी बीटा कैट पाथवे जो है कार्टिलेज का फॉर्मेशन करवाते हैं, साथ ही साथ डब्ल्यूएनटी जो है बीएमपी के थ्रू एक्टिवेटेड डीके वन नाम के प्रोटीन को भी एक्टिवेट करवाता है, और ये डीके वन एफजीएफ का भी हेल्प लेता है खुद के एक्टिवेशन में, और एज अ रिजल्ट एपोप्टोसिस देखा जाता है, यानी ये जो उंगलियां बनती है इसके बीच में भी पहले स्किन पाए जाते हैं जब लिम्स का डेवलपमेंट होता है, तो इसके बीच के स्किन को जो है एपोप्टोसिस करवाना पड़ता है, तभी हमारी उंगलियां अलग हो पाती है, वरना ये ऐसे चिपकी रह जाती है जैसे डक में देखने को मिलता है, वेब्ड फीट में जैसे देखें, जैसे कि मतलब डक का आपने पाँव देखा होगा, इस टाइप से होता है।
तो इस टाइप से लाइक होता है, क्यों? क्योंकि ये जो एरिया जहाँ पे ऐसे करके एपोप्टोसिस हो जाना चाहिए था, वो एपोप्टोसिस नहीं होता है, इसलिए वो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे भी हाथ ऐसे ही होते अगर ये दैट इज प्रॉपर ढंग से एपोप्टोसिस नहीं होता तो उसमें ये वाला पाथवे चलता है। आपको मैं जो है नोट्स दिखा देती हूँ सीरीज। तो होता ये है कि बीएमपी जो है कार्टिलेज का फॉर्मेशन करवाता है, और कार्टिलेज का मेन फंक्शन होता है दैट इज टू कनेक्ट दी बोन्स टुगेदर। तो कार्टिलेज के फॉर्मेशन में डब्ल्यूएनटी भी मदद कर रहा होता है, साथ ही साथ डब्ल्यूएनटी डीके के वन नाम के फैक्टर का भी एक्टिवेशन करवा रहा होता है, जिसका एक्टिवेशन बीएमपी भी करवा रहा है एंड एफजीएफ भी करवा रहा है। और ये तीनों के कोलैबोरेशन से जब डीके के वन एक्टिवेट होता है अच्छे से, तो वो फिर फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक चलाता है डब्ल्यूएनटी के लिए, और वो डब्ल्यूएनटी के पाथवे को रोक देता है। उसके बाद जो है, क्योंकि उस टाइम पे अब और काम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तक सब कुछ बन चुका है, उसके बाद वो एपोप्टोसिस करवाता है दैट इज फिंगर्स के बीच में, ताकि जो एक्सेस जितना भी वहां पे दैट इज सेल्स प्रेजेंट है उनकी डेथ हो जाए और ये फिंगर्स अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया, दैट इज योर आंसर। तो अगर आप ये देखते हैं, ये बिल्कुल यही वाला जो है पिक्चर आपको बना के यहाँ पे पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन। लाइव क्लास 60 मिनट्स की होती है। आई मीन स्पेशल क्लास 60 मिनट की होती है, जो प्लस क्लासेस होती है पेड क्लासेस वो 90 मिनट्स की होती है। बेटा लाइव क्लास में ब्लूपर बनते ना, तो वो सिर्फ जॉक्स ही हो जाते हैं और कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग थोड़ी है कि ब्लूपर को काट के निकाल दोगे। लाइव क्लास में तो ब्लूपर ब्लूपर ही हो जाते हैं। ओके, चलो बोल लेते हैं। द लीडर बोल, which one of the following event never activate the G protein couple receptor for sequestering the calcium release? ओके, तो यहाँ से कौन सा ऐसा पाथवे है जो कभी जीपीसीआर को एक्टिवेट नहीं करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी भी नहीं करता है? तो इंट्रैक्शन ऑफ द बिंडिन टू द स्पर्म रिसेप्टर, जब इंट्रैक्शन होता है बिंडिन का स्पर्म रिसेप्टर के साथ, तो ये आरटी के पाथ दैट इज योर टायरोसिन काइनेस पाथवे को भी एक्टिवेट करता है एंड जीपीसीआर को भी एक्टिवेट कर सकता है।
और कैल्शियम का रिलीज करवा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जीपीसीआर पाथवे से भी कैल्शियम वाला पाथवे जाता है, दैट इज आईपी3 डैग वाला, आरटीके पाथवे से भी आईपी3 डैग वाला जाता है, तो इनडायरेक्टली इट कैन एक्टिवेट द कैल्शियम रिलीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्टिवेशन ऑफ द फ्रिजल्ड बाय द डब्ल्यूएनटी, यस यहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो फ्रिजल का एक्टिवेशन है डब्ल्यूएनटी के थ्रू, यहाँ भी देखने को मिलता है। कॉर्टिकल रिएक्शन ब्लॉकिंग पॉलीस्पर्मी, यहाँ भी कैल्शियम का रिलीज हो सकता है इनडायरेक्ट बेसिस पे, दैट इज जी प्रोटीन के एक्शन से। साथ ही साथ जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द डीएनए सिंथेसिस एंड न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन, ये चीजें किसी भी तरीके से जी प्रोटीन से लिंक नहीं है। सो दैट इज वाई वी आर ऑप्टिंग फॉर द फोर्थ ऑप्शन कि ये कभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये कभी भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर फोर्थ। ओके, अगला क्वेश्चन। डब्ल्यूएनटी पाथवे में नहीं होता है, अच्छा सही है। डब्ल्यूएनटी पाथवे में गाइस जीपीसीआर एक्ट नहीं होता है। डब्ल्यूएनटी पाथवे कितने टाइप के पाथवे होते हैं? कैनोनिकल भी चलता है, नॉन कैनोनिकल भी चलता है। तो कैनोनिकल में जीपीसीआर पाथवे को वो ऑप्ट नहीं करता है, नॉन कैनोनिकल में जाकर वो ऑप्ट कर लेता है। तो जरा सा इंफॉर्मेशन रखिए, नॉन कैनोनिकल पाथवे से वो जीपीसीआर को एक्टिवेट करता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मैंने पढ़ाया भी है आपको। कृष्णा मुझे आइडिया नहीं है, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा वेबसाइट से। ओके, होल टाइम। दिस इज द लीडर बोर्ड। Hydra show morpholectic regeneration and involve which one of the following signal transduction pathway in its axis formation? कौन से सिग्नलिंग पाथवे को लेता है वो? दैट इज WNT बीटा कैट पाथवे की मदद लेता है वो, कि वो क्या पोर्शन बनाएगा, हेड बनाएगा, टेल बनाएगा, इस चीज का जो एक्शन होता है वो WNT बीटा कैट पाथवे के थ्रू ही स्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो ना रेटिनोइक एसिड, ना FGF, ना ही डेल्टा नॉच पाथवे, इट शुड बी द WNT बीटा कैट पाथवे। तो कल भी बताया था, जो बच्चे कल थे उन्होंने ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे कल भी। यस, ऐसा ही कुछ आया था कल भी क्वेश्चन।
होल टाइम। This is the leaderboard. The pluripotency of the inner cell mass in the mammal is maintained by the core of 3 transcription enzyme. Pluripotency यानी यहाँ पे बात की जा रही है ICM की। तो ICM के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? That is the OCT4, SOX2, NANOS, STAT3। ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लूरिपोटेंसी को मेंटेन करने के लिए, ऑब्लिक आईसीएम का फेट गेन करवाने के लिए। ठीक है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। ऑक्ट4 सॉक्स2 CDX2 ट्रोफोब्लास्ट के लिए होता है, अगेन CDX2 ट्रोफोब्लास्ट के लिए, CDX2 ट्रोफोब्लास्ट के लिए। यहाँ पे सिर्फ आईसीएम के लिए पूछा गया था, पहले ही ऑप्शन में पूरा का पूरा ऑप्शन देके रखा है। हो गया जाना। सिग्ना सिग्नाइलुइंग क्यों लिख रही हैं आप? अच्छा, डिफरेंशिएशन सेल अपना फंक्शन लूज कर देता है। डिफरेंशिएशन यानी हो जाता है कोई सेल अपना फंक्शन गेन करके रखा है, जब उससे उसका फंक्शन छीन लिया जाता है तो हम उसे बोलते हैं वो डी डिफरेंशिएट हो गया है। अक्सर वो अपने डी डिफरेंशिएटेड स्टेट में अपनी फंक्शनैलिटी खो देता है एंड डिवीजन प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। एंड जब डिवीजन प्रॉपर्टी गेन करता है तो आफ्टर डिवाइडिंग वो एक ऐसे स्टेज में पहुंचता है जब उसको लगता है कि नहीं, मुझे मेरा फंक्शन फिर से गेन कर लेना चाहिए क्योंकि मैं अपना डिवीजन प्रॉपर कर चुका हूँ। तो तब जाकर वो रीडिफरेंशिएट करता है। डिफरेंशिएट वर्ड इज समथिंग विच इज इंडिकेटिंग टूवर्ड द फंक्शनैलिटी। तो डी डिफरेंशिएटेड सेल ही रीडिफरेंशिएट करता है, क्योंकि किसी चीज को एक्टिवेट करना है मतलब वो पहले से ऑफ है। ऑन चीज को आप एक्टिवेट कैसे करोगे? ठीक है, तो वही होता है कि डी डिफरेंशिएटेड सेल कैन कैन ऑप्ट फॉर द फंक्शनल प्रॉपर्टी इन द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। होप इट इज क्लियर। ओके, इज इट डन एवरीवन? कर लिया है आप लोगों ने? ओके, होल टाइम।
क्या हो गया भाई? सी एलिगन का वल्वा फॉर्मेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, भूल भाल गए क्या सब? Okay, this is the leaderboard. Development of the vulva in C. elegans is initiated by the induction of small number of cell by the short-range signals from a signal-inducing cell. With reference to this, following statement were put forward. अब आपको यहाँ से पिक करना है true statement. पहला है when the anchor cell was ablated अर्ली इन द डेवलपमेंट नो वल्वा फॉर्म्ड. जब अर्ली डेवलपमेंट में ही एंकर सेल को निकाल दिया गया है तो कोई वल्वा फॉर्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. क्यों? किस चीज का प्रोडक्शन नहीं होगा? एंकर सेल अगर नहीं है तो सीधी सी बात है, लिन 3 का प्रोडक्शन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा. लिन 3 इज एक्टिंग एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वल्वा. वही नहीं होगा, तो यस दिस इज ट्रू. ठीक है गाइज, ये मत बोलिए कि भूल गए. मैंने आपको रटवाया थोड़ी है कंसेप्ट, मैंने आपको समझाया है. समझी हुई चीज तो इतनी जल्दी दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए. रटी हुई चीज इंसान भूलता है, समझी हुई चीज तो इतनी जल्दी दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, इन अ डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट लेट 23 a primary vulva formed but the secondary vulva formation did not take place. क्या ये स्टेटमेंट सही है कि एक डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट है लेट 23 का, तो प्राइमरी वल्वा फॉर्म होगा? भाई डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट यानी लेट 23 इज नॉट एट ऑल वर्किंग. अब ये वर्क कर नहीं रहा है तो सीधी सी बात है वल्वा ही डेवलप नहीं होगा. क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी, कुछ भी डेवलप नहीं होगा. तो ये तो पूरा ही गलत है. अब बी गलत है तो बी इधर भी है, बी इधर भी है. ठीक है. सी देखिए, अ सेल अडॉप्टिंग अ प्राइमरी फेट inhibit adjacent cell from adopting the same fate by the lateral inhibition involving the lin39 and also inducing the secondary fate in these cell. क्या ये स्टेटमेंट सही है? lin39 के थ्रू lateral inhibition होता है? नो, इट इज lin12. lin12 के थ्रू lateral inhibition होता है, ये भी गलत. अब सी गलत तो ये भी गलत. ठीक है, बच गया इकलौता ऑप्शन, दैट इज थर्ड हमारा. डी में देखते हैं क्या बोला है. अ कंस्टिट्यूटिव सिग्नल फ्रॉम द हाइपोडर्मिस inhibit the development of both primary and secondary fate but it is overruled by the initial signal from the anchor cell. देखिए, लगातार जो सिग्नल हाइपोडर्मिस सेल से आ रहे होते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेट दोनों को ही रोक सकते हैं. लेकिन एज बिकॉज एंकर सेल लिन 3 का प्रोडक्शन करवा देता है, तो लिन 3 क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है इस सिग्नल पे और वो अपना जो प्रेजेंस होता है वो स्टेब्लिश कर देता है, जिसकी वजह से उसके प्रेजेंस की वजह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेट गेन कर लेते हैं सेल. तो ये क्या हो गया, ट्रू. तो हमारा आंसर हो गया ए एंड डी. ठीक है. यस, lin39 स्पेसिफिकेशन के लिए है. 11 में से जब 6 का सिलेक्शन होता है तब जो है lin39 वहां पे काम करता है. ओके, अगला क्वेश्चन. सुवेंदु, अगर आपको पर्सनल कोच की जरूरत नहीं है नॉर्मली, तो आप जो है प्लस को ऑप्ट कर सकते हैं. वैसे मैक्सिमम बच्चे नॉर्मल प्लस को ही ऑप्ट करते हैं, बट इन दैट इज योर पर्सनल प्रेफरेंस. इफ यू वांट एनी पर्सनल कोच देन यू कैन गो फॉर आइकॉन. उसका अमाउंट भी थोड़ा ज्यादा है. आइकॉनिक का आपका पेमेंट जो होगा वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा है. मैम टी पी लो. क्यों अमन जी, आप सबको टी पिला रहे हैं आज? रोज तो मैगी खिलाते हैं, आज टी पिला रहे हैं. कृष्णा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए भाई. सेल्फ स्टडी से भी बहुत सी चीजें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, खाली हमें, ओके.
फाइन, चलिए बोल देते हैं। यहाँ जितने भी नए बच्चे हैं जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करा है, कर लीजिएगा। वहां पे मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी देती रहती हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जाते हैं, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे टाइम टू टाइम। ओके, दिस इज द लीडर बोर्ड। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉर्फोजन ग्रेडियंट एंड सेल स्पेसिफिकेशन। मॉर्फोजेंस आर ऑलवेज आर, और आपको क्या पता करना है, ट्रू स्टेटमेंट पता करना है। पहला है मॉर्फोजेंस आर ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो हमेशा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, बट दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वो हमेशा नहीं होते हैं, दे कैन बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दे कैन बी प्रोटीन, और दैट इज दे कैन बी द अदर फैक्टर ऑल्सो, डिफरेंशिएशन फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। तो ये हो गया गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है जी, बता देते हैं। मॉर्फोजन कैन बी पैराक्राइन फैक्टर that are produced in one group of cell and travel to the another population of cell. This is true. पैराक्राइन फैक्टर होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज होते हैं। दिस इज ट्रू। बी ट्रू हो गया, तो देखिए खाली बी इसी के अंदर है और किसी में भी नहीं है। सी में बोला है when the concentration of morphogen drop below a certain threshold, cells stop differentiating and never get determined to another fate. ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कोड क्या था हमारा, कुछ तो बनेगा। अगर जिस सेल को किसी एक सिग्नल की जरूरत है, अगर वो सिग्नल उसको नहीं मिलता है तो वो कुछ और बन जाता है, वो नहीं बनता है बट कुछ और बन जाता है। तो ये रॉन्ग हो गया। डी देखिए, मॉर्फोजन ग्रेडियंट आर इन्वॉल्व इन द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। यस, क्योंकि जो मॉर्फोजन ग्रेडियंट है वही यहाँ पे इंडक्टिव सिग्नल देने का काम करते हैं। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, दैट इज बी एंड डी। And this is our leaderboard. That is Karishma, Shruti, Chinu, Monica, Swati, Barsha, Rohini, Sukriti, Shikha and Sulakshana. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको अपने टेलीग्राम चैनल की आईडी दे देती हूँ। जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी चीजें मैं बच्चों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ उसका इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलता रहे। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक ऊपर मैंने पिन कर दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस आपके लिए आती हैं इंपॉर्टेंट आजकल मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना रही हूँ, जो कि इस पेंडेमिक में भी आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी, आपको ट्रैक पे रखेगी जितना हो सके उतना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में। तो वो सारे सेशंस आप देख सकते हैं, लिंक्स में शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियोज या क्लासेस जो भी होती है सबका लिंक मैं शेयर करती रहती हूँ टाइमली, तो इस पे जाकर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा।